नमस्कार, मैं निशा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम रेनबो सेलेब्स में। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं संगीत जगत से एक उभरते सितारे आदित्य लड्ढा। नमस्कार आदित्य, स्वागत है आपका रेनबो सेलेब्स में। नमस्ते निशा जी, कैसे हो आप? बस मैं बढ़िया। और आपको देख के और भी हम जो है बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो इतनी अच्छी तरीके से संगीत के जगत में अपना योगदान दे रही है। तो मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आदित्य एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर, डीजे, परफॉर्मर, कंपोजर भी हैं। तो इतनी सारे टैलेंट की जब खान है आज हमारे साथ, तो मुझे लगता है आज की जो बातचीत का सिलसिला होने वाला है वो बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। और ये जो सफर है हम जो शुरू करने वाले हैं, इसकी सफर की शुरुआत फिर मैं यही चाहूंगी कि आदित्य के एक कंपोज्ड गाने से हो जाए। तो गाने का नाम है खोजा तुझे और ये मेरा ही लिखा हुआ है, मैंने ही कंपोज किया है और गाया भी मैंने ही है। हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है साथ में, मेरा एक साथी था तत्सम करके, हम लोग स्कूल से दोस्त हैं तो हम बचपन से जो है म्यूज़िक बना रहे हैं साथ, तो ये हमने साथ में प्रोड्यूस किया था। तो ये गाने की छोटी सी स्टोरी है। एक मैं लिखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ आ जाए, कुछ कॉर्ड्स मिल गए थे, मुझे एक पैटर्न मिल गया था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूं, कैसे आगे बढ़ूं। खोजा तुझे आया दिमाग में और उसके बाद सीधा पूरा गाना ही आ गया। हम्म। तो वो एक ही फ्लो में जो है निकला और वो आप आज वैसे ही सुनेंगे उसको। जी। हम्म, खोजा तुझे कहाँ कहाँ, तू है कहाँ, बता दे मुझे। खोजा तुझे कहाँ कहाँ, तू है कहाँ, बता दे मुझे। ये डोर है जो टूटे ना, जुड़ी है तुझसे, हाँ तुझसे जुड़ी। तू मेरे दिल में है बसी और रहेगी सदा, चाहे जाऊं कहाँ, मैं हूँ जहाँ तू है मेरे साथ। तुझे जो चाहिए ना दे सकूं, मायरी तू है कहाँ, खोजा तुझे कहाँ कहाँ, तू है कहाँ, बता दे मुझे। खोजा तुझे। बेहद खूबसूरत आपने इस गाने को पेश किया और लिखा भी उतनी ही शिद्दत से है। लिरिक्स बता रहे हैं कि बहुत मेहनत लगी होगी। सिर्फ एक रात में आपने बना लिया इसको? मेरे दिमाग में जो है चल रहा था कि जैसे दो लोग होते हैं, मान लो किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उनको एक जो है ऐसे इनविजिबल एक थ्रेड जो है कनेक्ट कर रहा है साथ में। तो वही एक ऐसा आइडिया कुछ था दिमाग में, तो वो खोजा तुझे जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद फिर वो एक साथ ही जो है सारा ही आ गया।
कंपोज राइट सब एक ही साथ। हाँ। तो मतलब ऐसा भी है कि जो दिमाग में चल रहा होता है उसको हम एकदम से पेन डाउन कर लेते हैं उन थॉट्स को, तो इस तरीके से ये गाना निकल कर आया। वो लेकिन कभी कभी होता है। हम्म। मतलब जो 80% ऑफ द टाइम जद्दोजहद ही है, आप लगे रहो कुछ नहीं आएगा, बट वो 20% ऑफ द टाइम जो है कभी कभी एक साथ पूरे आ जाता है। तो इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, कोई शॉर्टकट भी नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हमारे नहीं। लिसनर्स आपको सुन रहे हैं और अगर उनका भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, संगीत में उनकी रुचि है, तो अगर वो इसमें पदार्पण करना चाह रहे हैं इस तरीके के प्रोफेशन में, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जद्दोजहद बहुत है यहाँ पर। तो इस प्रोफेशन में ये बाहर से तो बहुत ग्लैमरस लगता है सबको, और आजकल इसका चलन जो है बढ़ते ही जा रहा है सोशल मीडिया और ऑनलाइन के जो है, तो बट इसमें ऐसा है कि हमको दिखते सिर्फ 2-4 ही हैं जो टॉप पे चले गए हैं या वहां पहुंच गए हैं, बट पीछे जो लोग हैं, मतलब ऐसे कोई तादाद नहीं है, बहुत लोग हैं, तो उनका पता नहीं चलता। बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, बट सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और मेहनत से इस प्रोफेशन में नहीं हो सकता। मतलब वो तो गिवन है ही कि आप उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं। आपको प्रैक्टिस और आपका क्राफ्ट आपके पास होना ही चाहिए, बट उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप अच्छे हो तो आपको काम मिल जाएगा। इसमें ऐसा है कि आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, कभी ना कभी जाके शायद कुछ क्लिक करे। तो उसमें भी शायद है। हाँ, तो ये शायद को आपने कैसे मतलब चुना कि ये शायद मेरा वाला शायद है और इसी शायद में मुझे अपना करियर ढूंढना है या मुझे इसी में आगे बढ़ना है? आप दिल्ली में पले बड़े हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान से भी ताल्लुक रखते हैं, तो बचपन के बारे में हमें बताइए कि वो शायद उस बच्चे में कहाँ से आया? शुरुआत से बताता हूँ आपको एकदम। एज अ चाइल्ड हम लोग बहुत मूव करते थे। मतलब मेरे डैड की जो जॉब है थोड़ी स्टेबल नहीं थी शुरू में, तो हम लोग काफ़ी मूव किए। साउथ में भी थे कुछ टाइम, मैं टूर करके एक जगह है, ग्वालियर में भी थे, फिर वहाँ से उदयपुर गए। मतलब मेरी अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ म्यूज़िक आप समझ लो जगजीत सिंह जी की है। मेरे घर वाले म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं, तो मैं जब से बच्चा हूँ तब से मेरे को ये सब सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो मेरे घर वाले में मैं स्पेसिफिकली पूछती हूँ आपसे, हाँ, माताजी या पिताजी, किनका ज्यादा आपके ऊपर प्रभाव रहा है? म्यूजिकली दोनों इंक्लाइंड हैं। जैसे हमारी फैमिली में सबको म्यूजिक पसंद है, आप बैठे हो या बातें चल रही है तो म्यूजिक चल रहा है पीछे, तो ऐसा है। उसके अलावा जो है मेरी माता जी ने मांड सिंगिंग की क्लासेस लेना चालू कर दिया था उदयपुर में। वहाँ पे मदन आर्य सर करके हैं मेरे गुरु जी, तो उनकी मॉम थी मांगी बाई, वो राजस्थान की बहुत जानी पहचानी मांड सिंगर हैं। तो उनसे जो है मेरी मम्मी क्लासेस लेना चालू कर दिया उन्होंने, तो मैं 5-6 साल का ही हूँ, मेरे को भी बिठा लेती थी वो। तब तो ऐसा लगता था कि क्यों क्यों बिठा लिया, मुझे खेलने दो। बट धीरे धीरे वो एक मेरे अंदर भी था ही, तो मैं भी कंटिन्यू करने लगा और मैं अच्छा था। मतलब जनरली मेरे अंदर वो सुर की थोड़ी समझ थी, तो सर भी मेरे को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज देते थे उस टाइम, तो मैं भी गा लेता था। तब ऐसा कुछ नहीं था कि यही करना है, मतलब सिर्फ मस्ती के लिए मैं करता था। फिर हम लोग उदयपुर से 2-3 साल बाद जो है दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो दिल्ली आने के बाद फिर थोड़ा सा टूट गया बीच में, बट फिर सुनना मैंने खुद से चालू किया। तो इंग्लिश म्यूजिक हो गया या जो उस टाइम बॉलीवुड था, या एक्सप्लोर करना जो है चालू कर दिया, तो मेरी खुद की रुचि आ गई उसमें। तो ये सब था। उसके अलावा मैं गिटार पिकअप कर लिया था दिल्ली आके, ये 7th-8th की बात होगी, और वोकल्स तो तब चल ही रहे थे। तो गिटार के मैंने ट्रिनिटी एक एग्ज़ाम होता है, तो उसके मैंने ग्रेड 6 तक दिया हुआ है। तो फिर ये सब हुआ। फिर स्कूल के बाद में आपको सबको कॉलेज जाना होता है, तो एक मेरा दोस्त था, तो हम लोग एक्साइटमेंट में जो है मुंबई चले गए बीबीए करने। फिर वहाँ जाके देखा कि कॉमर्स फील्ड तो मुझसे नहीं हो पाएगी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मेरा इंक्लिनेशन वैसा है ही नहीं। मैं थोड़ा आर्ट्स की साइड या स्पोर्ट्स की साइड थोड़ा ज़्यादा था तो किया हमने वहाँ पे, थोड़ी नई नई फ्रीडम भी मिली थी तो थोड़ा एक्सप्लोर किया, बट कॉलेज ज़्यादा गए नहीं। फिर 6 महीने बाद मैंने वो कोर्स जो है छोड़ दिया और मैं वापस दिल्ली आ गया। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स, और रेनबो सेलेब्स में आज हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं वो हैं आदित्य लड्ढा, जो कि एक सॉन्ग राइटर हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, डीजे, परफॉर्मर, कंपोजर हैं। तो इतना सब कुछ आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम सुन रहे हैं आपकी कहानी में, आप बता रहे हैं कि अभी डिलेमा में हूँ, अभी समझा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप वापस मुंबई से आ गए हैं दिल्ली। तो आप जब दिल्ली वापस आए तो इस समय में ऐसा क्या कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए कि जिसका का जो प्रोडक्ट है वो इन सब रूपों में निकल के हमारे सामने आया, जो आज हमारे सामने बैठे हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। म्यूजिक से मैं जुड़ा तो था ही, और गाने वगैरह भी हम लोग जो है बचपन में स्कूल में ही बनाना हमने चालू कर दिया था, बट प्रोफेशनली नहीं था कुछ। तो फिर मैं मुंबई से दिल्ली वापस आ गया हूँ और अब कुछ पता नहीं क्या करना है। तो वापस आके जो है अभी शुरू में तो मैं एकदम लॉस्ट था 2-4 महीने की क्या करूँ, और
बट घर वाले और दोस्त लोगों ने थोड़ा किया कि हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बच्चे ड्रॉप लेते हैं, आप अच्छा है कि आपको नहीं करना था, आप छोड़ के आ गए, तो आगे कुछ जो करना होगा वो ढूंढ पाएंगे। तो ये हो गया, फिर मैं आया, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। तो म्यूज़िक प्रोडक्शन मैंने देखा पहली बार कि क्या होता है, कैसे होता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही वन मैन बैंड बन सकते हो और घर बैठे बैठे आप लाइक कुछ भी कर सकते हो, आप स्टूडियो खुद ही बना सकते हो। तो वो एक थॉट थी कि इंडिपेंडेंटली मैं खुद से ही कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि म्यूज़िक तो चलो मैं करता ही हूँ, मेरे को थोड़ा आता ही है, तो मैं ये देख करके देखता हूँ, मेरे को एक क्यूरियोसिटी जगी फिर। तो मैंने उसके बाद जो है म्यूज़िक प्रोडक्शन में घुसना चालू किया, थोड़ा एक दो क्लासेस भी ली, देखा कैसे होता है, क्या होता है। तो मुझे उसमें जो है मज़ा आया, बहुत मज़ा आया उसमें, मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर और लगा रहा फिर। तो 2-3 साल मैंने ये किया और एक दिल्ली में कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी ली मैंने उस दौरान। तो वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और मैंने म्यूज़िक जो है परस्यू करना चालू कर दिया, क्लासेस वगैरह फिर चालू कर दी, वोकल्स की और म्यूज़िक प्रोडक्शन की भी। तो वो सब मैंने सीखना चालू किया। फिर उसके बाद जो है गाने हमने एक दो निकाले भी बाहर, जो ये खोजा तुझे आपने सुना, ये उसी दौरान जो है बाहर आया। तो ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद मुझे केएम के बारे में पता चला, जो रहमान साहब का स्कूल है। तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने और पुश किया कि आप जाओ, लोग मिलेंगे, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, आप जानोगे पहचानोगे क्या करना है। तो फिर मैं चेन्नई शिफ्ट हो गया 2021 में। तब तक डिग्री मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी और म्यूज़िक प्रोडक्शन में मैं काबिल हो चुका था, मतलब मुझे आता था, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट स्टार्ट आउट कर रहा था। तो फिर चेन्नई शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है सब म्यूजिशियन है, तो वो बड़ा फ़ायदा है वहाँ पे। तो हम सब बैठे हैं, बस गाने चल रहे हैं और मज़ा आ रहा है, थोड़ा म्यूजिशियंस के साथ में बैठ के जो है वो माहौल है, आदमी जो माहौल में ही सीखता है। तो फिर ये सब करने लगे वहाँ पे, म्यूजिशियन से दोस्ती वगैरह की, कम्युनिटी बनाई और गाने लिखे और अपनी क्राफ्ट को जो है परफेक्ट किया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो अच्छे म्यूजिशियन हैं वो प्रैक्टिस क्या ही करते होंगे, मतलब सब ऐसे ही हो जाता है, सब अच्छे ही हैं, ऐसे ही हैं। तो बट फिर वहाँ जाके पता चला कि ये तो कुछ उल्टा है, मतलब जो ऊपर है उसने अपनी जी जान एक करके सब छोड़ छाड़ के पूरा अपना टाइम दिया, तभी वहाँ है। अब आप मान लो रहमान साहब का एग्जाम्पल ले लो, या रहमान का, तो उन्होंने 13 साल की उम्र से वो लगे हुए हैं, 13 साल की उम्र से म्यूजिक में ही है, तभी वो जो आज हैं वो उसी वजह से हैं। क्योंकि जो डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो सब समझ में आया कि इसके पीछे क्या है, सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं। तो वो सब किया, फिर गाने बनाए हैं, और अभी जो गाने बाहर हैं मेरे, मोस्टली वो सब चेन्नई में ही बनाए हुए हैं। वो एक्सपोजर मिला और लोग मिले। वो चेन्नई का जो चैप्टर था वो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। अभी मैं वापस 2-3 महीने पहले ही दिल्ली आया हूँ, 3 साल मैं उधर ही था। मैं मुंबई से वापस आया, फिर मेरा जो है बडिंग स्टेज चालू हुई। फिर चेन्नई जाके जो है अपने आप को जो है ग्रूम किया, कनेक्शंस बनाए, गिग्स वगैरह किए, वो सब किया। तो चेन्नई में जाके यही सब पता चला कि थोड़ा दिमाग खुल गया मेरा कि सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। अगर तो आपकी ये बात सुन के मुझे दो चीज़ें समझ में आ रही हैं आदित्य। पहली ये कि फैमिली का सपोर्ट आपको हर कदम पे मिला है, कुछ चैलेंजेस आपने फेस नहीं किए ऐसा, जैसे कि कुछ परिवारों में कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ बंधन होते हैं कि नहीं नहीं आपको पढ़ाई में ही ज़्यादा एक्सेल करना है, आपको इसी दिशा में जाना चाहिए। तो आप जहाँ जा रहे थे तो फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले लीजिए, या आप म्यूज़िक परस्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया कि वहाँ जाइए, उस जगह जाइए जहाँ पर आप बेहतर तरीके से उसको सीख सकते हैं। बिल्कुल, मेरे घर वालों ने जो है बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है म्यूजिक में। शुरू में तो मेरा रुझान 5-6 साल में तो मेरे को पता भी नहीं था, बट मम्मी ने ही जो है पुश किया आगे, और प्रोफेशनली भी बहुत पेशेंट रहे हो, क्योंकि इस लाइन में कुछ सर्टेनिटी कुछ नहीं है, आप करते रहो करते रहो करते रहो। क्योंकि मेरे डैड भी जो है वो सेल्फ मेड ही हैं, जैसे उन्होंने घर छोड़ दिया था शादी के बाद, तो उन्होंने फिर जीरो से चालू किया खुद ही। तो वो मैंने देखा है बचपन से कि उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, और जो चीज़ें उनको नहीं मिल पाई, जो फ्रीडम्स उनके पास नहीं थी, वो उन्होंने हमें दी हैं, और अच्छी तरीके से दी हैं। और हमें बोला गया है कि आपको पैशन आप अपना ढूंढ लो और आप उसी को फॉलो करो। तो वो सपोर्ट तो वो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपके पास है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि लोगों को बहुत लड़ाई करनी पड़ती है घर वालों से अपने मन की करने के लिए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैं लकी हूँ थोड़ा। जी बिल्कुल, आप लकी हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाह रही थी वो ये कि जब आप चेन्नई गए तो आपने कहा कि वहाँ तो सभी म्यूजिशियंस थे, सभी कुछ ना कुछ बना रहे थे, और माहौल ही वो था, हर समय बातें ही म्यूजिक की होती थी, गानों की होती थी, कॉम्पोजिशंस पर बात होती थी, कंपटीशन की भावना होती है मन में।
तो उस कंपटीशन की भावना को अगर आपने कभी महसूस किया तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक गाने के बाद। जी, मैं एक अरिजीत सिंह का गाना है दुआ, शांघाई पिक्चर से, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा, वक्त भी यहाँ है, जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटी इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स और आज के रेनबो सेलेब्स हैं हमारे साथ आदित्य लड्ढा, जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, परफॉर्मर हैं, कंपोजर भी हैं। तो हम बात कर रहे थे कि चेन्नई में आपने कुछ ना कुछ, जब इतने बड़े म्यूजिक की एकेडमी आपने ज्वाइन की हुई थी, तो उस समय कुछ तो आपने कंपटीशन ऐसा फेस किया होगा कि कैसे होगा इस इंडस्ट्री में, मेरा काम कैसे चलेगा, भाई यहाँ तो सभी धुरंधर हैं, मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगा। तो ये वाली कुछ फील आई आपको, उसका सामना कैसे किया? बिल्कुल आई और जाते ही आई। मैं जहाँ पे भी म्यूजिशियन था तो मैं ही धुरंधर हूँ, मैं ही अच्छा गाता हूँ, मैं ही अच्छा बजाता हूँ, तो मैं ही हूँ। बट फिर वहाँ जाके जो है, क्या कहते हैं, वो सब लोग भी वैसे ही हैं, सब गाते हैं, सब बजाते हैं, और कंपैरिजन तो था ही, शुरू में तो बहुत था। तो कंपैरिजन करता क्या है, वो आपको थोड़ा पैरालाइज कर देता है, मतलब आप फिर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो धीरे धीरे जो है मैंने परफॉर्म करना चालू किया, वो रिस्पेक्ट मिलती थी कि लोग सुन रहे हैं, और परफॉर्मेंस के बाद में लोग आके तारीफ भी कर रहे हैं, और मेरे फेलो म्यूजिशियंस ही, मेरे जो दोस्त लोग हैं, वो अप्रिशिएट करते थे कि तू कर, डर मत। वो सपोर्ट भी था। बट उसके अलावा जो रियलाइजेशन है वो मोस्टली जो है इंटरनल थी। आर्टिस्ट जो इंडस्ट्री में हैं, प्रोफेशनल्स, उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज बड़े देखता हूँ। तो ऐसे ही एक सिंगर रैपर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्रोफेशन में कि आपका कंपटीशन खुद के साथ है। तो वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए कि मेरा कंपटीशन अभी सिर्फ मेरे साथ है। तो वो जब मैंने रियलाइज़ कर लिया, तो फिर मैंने अपने स्किल पे काम करना चालू कर दिया। फिर बात जो आपने इतनी छोटे में हमें बता दी, इसको रियलाइज करने में तो बड़ा लंबा टाइम लगा होगा। इजीली, हाँ हाँ, है ना, बहुत आसानी से तो नहीं हमें रियलाइज हो जाता है ये सब चीजें कि आपको अपने आप से ही बेहतर करके दिखाना है। कल जो आपकी परफॉर्मेंस थी उससे आज बेहतर हो, और कल उससे भी ज्यादा बेहतर हो। कैसे समझाया आपने आपको? ये जर्नी, ये निशा जी, 2-3 साल में मैंने परफॉर्म, वही अपने आप को बाहर रखा, थोड़ा लोगों को दिखाया, वो डर जो है उसको मारा, अपने आप को ही समझाया कि ये बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं है, ये मेरा ही नुकसान कर रहा है। तो वो समझने में 2-3 साल लगे। धीरे धीरे ड्रिल किया अपने दिमाग में कि नहीं, खुद ही से कंपटीशन है और खुद ही से बेटर करना है। मतलब मुझे इतना तो यकीन है कि मेरे पास टैलेंट है, बट वही मैं बता रहा था, जैसे कि वहां जाके समझ आया कि टैलेंट से कुछ नहीं होता। टैलेंटेड तो सब है, करता वही है जो काम करता है उसके पीछे, जो अपने हुनर को निखारता है। तो वो चीज़ जो है वो समझ में आई धीरे धीरे, तब जाके जो है शिफ्ट हुआ माइंडसेट में। संगीत जो है सभी सीमाओं से परे है ना, म्यूजिक नोज नो बाउंड्रीज। जब सुन रही थी आपके कुछ गीत, तो आप भाषाओं के परे भी जा रहे हैं, आप हिंदी में भी गा रहे हैं, आप वेस्टर्न म्यूजिक में भी आपका दखल है। जी, मैं राजस्थानी जो मांड सिंगिंग के बारे में बात कर रहा था, वो भी मैंने सीखी हुई है, तो मैं राजस्थानी भी गाता हूँ थोड़ा बहुत। तो आपने जो कहा कि जो संगीत है वो सभी सीमाओं से परे है, ये तो आपने सत्य साबित कर दिया। लेकिन जब सोचते हैं, जब बेसिक माइंड हमारा इस दिशा में काम करना शुरू करता है कि मुझे ये गाना लिखना है या ये कंपोज करना है, तो दिमाग कौन सी भाषा में सोचता है उस समय?
क्या हिंदी के शब्द आ रहे होते हैं, या वेस्टर्न कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें आ रही होती हैं, या रीजनल टच जो राजस्थानी आप बता रहे हैं वो कहीं आपको लगता है, किस चीज़ से आप ज़्यादा प्रभावित हैं? जो मैं प्रोडक्शन सीखा हूँ वो थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड है, और गिटार प्लेइंग भी जो मैंने सीखी है वो वेस्टर्न प्लेइंग सीखी है, वेस्टर्न पेडागोजी से, वेस्टर्न स्केल्स वगैरह वो सब गिटार पे वो सीखा है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में मैंने जो वोकल सीखे हैं वो हिंदुस्तानी क्लासिकल है। तो मेरे को इंडियन थ्योरी भी मालूम है और वेस्टर्न थ्योरी भी मालूम है। लेकिन क्या आपको लगता है जब इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है किसी चीज़ में, तो वो हमें आगे बढ़ने में सहायक होता है, या हमें उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं चीज़ें, या नहीं सोच पा रहा हूँ, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसा लगता है? दोनों चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि 80% जद्दोजहद है, 20% कभी कभी जो है आप लकी हो तो इंस्पिरेशन के थ्रू आपके गाना आ जाएगा, बट 80% आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो हमेशा क्लैरिटी तो नहीं होती है। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल कि मैंने कोई बीट बनाई है, अब इसके ऊपर गाना है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने दिमाग को जो है बंद करके गाऊँ। म्यूज़िक में जो है कुछ डिवाइन है, मतलब जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो ब्रेन नहीं समझ सकता, वो उससे परे है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि जो भी है ऑथेंटिक होना चाहिए और अंदर से आना चाहिए। कुछ दिमाग से सोच के आप बाद में उसको एडिट कर सकते हो कि ये सही नहीं लग रहा है, ये सही लग रहा है, बट जो शुरुआत का जो इंस्टिंक्ट है वो इंस्टिंक्चुअल ही होना चाहिए शुरुआत में, जो आप बिना सोचे गाइए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हम सबके पास में जो है यूनिक चीज़ें हैं कुछ, जैसे मेरे को वेस्टर्न, इंडियन और राजस्थानी जो है तीनों पता है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट कि ये थोड़ा अलग है, या फिर ये मुझे पीछे रोक रहा है, या फिर ये फिट इन नहीं हो रहा है, उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे कैसे स्टैंड आउट करवाएगा, मैं कैसे इसके थ्रू अलग बन सकता हूँ। यूएसपी बन जाता है वो। और मैसेज पहुँचाने के लिए आपको क्रास शब्दों की ज़रूरत नहीं है, या आपको कैची बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मीनिंगफुल तरीके से भी आप बता सकते हो कुछ चीज़। तो मैंने जो है शायरी पढ़ना चालू किया था जब मैं चेन्नई गया था। तो जावेद अख्तर की मैंने जो है शायरी काफ़ी पढ़ी है, उनकी किताब है तरकश। तो उनका एक शेर है कि ऊंची इमारतों से घर मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। क्या बात है। तो मतलब आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, आप उन्होंने सीधे सीधे 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात कह दी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे लिसनर्स को अगला गाना कौन सा सुनाना चाहेंगे? जी, अगला गाना लुक्का छिपी नाम है गाने का। लुक्का छिपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स, और आज हमारे साथ हैं आदित्य लड्ढा, जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, परफॉर्मर हैं, कंपोजर हैं। आदित्य, अभी जो आपके गाने आ रहे हैं सुनने के लिए, तो वो सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ही हैं। पहला एक ऐसा दौर हुआ करता था कि जब एल्बम्स आया करती थी, उनके वीडियो आया करते थे, और वो सारी जो अटेंशन होती थी उसको कैच करते थे, और उसको सुनने में, देखने में भी बड़ा मजा आता था। लेकिन उसी के साथ एक ये ड्रॉबैक भी था कि एल्बम में कम से कम आपको इतने गाने तो डालने ही होंगे, तभी वो एल्बम जो है कैसेट बनकर बिका करती थी। तो उस दौर से तो हम आगे आगे, एक एडवांटेज तो हो गया कि अभी आप एक गाना भी चाहते हैं तो उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं, और उसी से ज्यादा अटेंशन स्पैन भी आप लोगों का अपनी तरफ कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, वीडियो बनाने में अभी आप क्या सोच रहे हैं उस दिशा में? अगर आप बिल्कुल पीछे चले जाओ, जैसे 1960s में चले जाओ, 60s 70s में, तो उस टाइम जो है टेप हुआ करती थी और रिकॉर्डिंग जो है लाइव होती थी सब। आजकल क्या है कि आप गए, आपने एक ही लाइन 500 बार गाई, 500 में से जो सही आया उन्होंने रख ली, तो सारे बेस्ट टेक्स जो हैं आपको मिल गए। बट पहले सब कुछ लाइव है, और सबने जो है रिहर्सल करके फिर लाइव गाया है, और अगर कुछ भी गलती हुई तो फिर से पूरा। तो 4 मिनट का अगर गाना है तो आपको 4 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी होगी लाइव। आपको उसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए पहले तो वो तो बिल्कुल बदल गया आज के ज़माने में। मोस्टली गाने मैंने अपने घर से ही बना दिए हैं, और वो प्रोफेशनल आप सुनेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कहाँ स्टूडियो में बने हैं, या मैंने अपने होम स्टूडियो में ही बनाए हैं। वो पॉसिबल है आज, तो ये तो फ़ायदा है। रही बात वीडियो की,
वीडियो तो आई थिंक हमेशा ही लोग देखना पसंद करेंगे। जैसे आई कैचिंग होता है ना, वो आप विजुअल से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ चलते चलते भी आप देख लेते हो तो आपकी आँख पकड़ लेता है, तो विजुअल्स तो हमेशा ही रहेंगे। मैं भी इस डायरेक्शन में अभी कुछ वीडियो कोलैब करने की कोशिश की है, तो आने वाले जो मेरे गाने हैं उनके साथ वीडियोस भी मैं निकालना चाहूँगा। अच्छा मीडियम है वो, हमको करना चाहिए। म्यूजिक में भी अगर हम बात करें तो हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, हर समय अपने आप को अपडेट करना है, एक्सपोजर बहुत सारी चीज़ों का है हमें इस समय पे। तो आपको क्या लगता है कि इस समय में चैलेंजेस कैसे हैं और उन्हें कैसे डील करते हैं आप? आज का चैलेंज और सबसे देखो मेन एडवांसमेंट तो है सोशल मीडिया। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, जैसे कि मैंने बताया घर पे बैठे बैठे गाना बनता है। बट इसके जो है डाउन साइड भी हैं। म्यूजिक जैसे ऑडियो है, अब ऑडियो के साथ है फेस भी जुड़ गया है, वो पहले नहीं होता था। अब आप गाना सुन रहे हो तो आपको फेस भी चाहिए, क्योंकि लोग डालते ही बेस्ट कंटेंट है अपना, तो वो रियलिटी की जो है असली पिक्चर नहीं पेंट कर पाता। वो सिर्फ एक फैंटेसी लैंड की पिक्चर पेंट करता है, तो वो नेगेटिविटी बहुत बढ़ता है दिमाग में, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि आप फिर कंपैरिजन करने लगते हो, और वो कंपैरिजन जैसे हमने बात करी वो किसी काम का नहीं है कंपैरिजन। तो इसलिए मैं जो है थोड़ा दूर ही रहता हूँ और प्रोफेशनली ही यूज़ करने की कोशिश करता हूँ उसको। जब आप एज एन आर्टिस्ट काम कर रहे होते हैं, नए गाने लिख रहे होते हैं, कुछ कंपोज कर रहे होते हैं, कुछ इनहिबिशंस आती हैं काम करते हुए? कितना भी अच्छा कर लिया लेकिन कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। वो जो रह जाता है वो क्या लगता है आपको? तो इनहिबिशंस तो होती हैं, और वो इसीलिए होती हैं क्योंकि यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, क्योंकि वो एक फियर है कि लोग क्या बोलेंगे। बट एज एन आर्टिस्ट आपको उसके साथ जो है पीस बनानी पड़ेगी, कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना। क्या बात है! लोगों का काम है कहना। तो जब कह रहे हैं लोग तो कुछ बुरा भी कहेंगे, कुछ अच्छा भी कहेंगे, बट जो सफलता आपने हासिल की है, जब पहला गाना लिखा था, हो सकता है कि लोगों ने बहुत पसंद किया हो और कुछ कमेंट्स आए हों या जो भी आपको सोर्स ऑफ फीडबैक रहा हो, कैसे हैंडल करते हैं सक्सेस को एट दिस एज? मैं उसको सक्सेस तो नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि प्यार। मतलब लोगों को पसंद जब आता है ना, कि आपने बनाया ये गाना, आपका हिस्सा है ये, जी। आपके अंदर से आया, और फिर लोग उसको जो है अप्रिशिएट करते हैं, सुनना चाहते हैं, या फिर बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा गाना है। या मतलब मैं जब गाना सुनाता हूँ किसी को नया नया, तो मैं बस ये देखना चाहता हूँ सर हिला रहा है या क्या कर रहा है, या मुस्कुरा रहा है थोड़ा, या कुछ रिएक्शन कुछ हो रहा है, इमर्सिव हो रहा है कि नहीं। मतलब कोई अगर अपना सर भी बॉब कर रहा है साथ में गाने के साथ, तो वहां पे वो छोटी सी जीत है मेरी। हाँ, मैंने अपना काम शायद ढंग से किया है, तो ट्रांसलेट हो रहा है। आप अपना काफी सारा समय जो है गाने सुनने में भी निकालते हैं कि मैं सुनूं, अच्छा म्यूजिक सुनूं तो अच्छा म्यूजिक बना सकूं। तो इस सब के बीच में व्यक्तिगत जीवन को कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे म्यूजिक अब बहुत इंटेग्रल पार्ट जो है बन गया है, तो अगर मैं म्यूजिक नहीं भी कर रहा हूँ, मान लो गिटार नहीं बजा रहा हूँ या गा नहीं रहा हूँ, तो मैं सुन तो रहा ही हूँ, तो वो हमेशा है ही मेरे साथ। बट उसका ऐसा सीन है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि ये काम है, आपका पूरा जो चरित्र ये नहीं है। मतलब पूरी आपकी जीवनी म्यूजिक नहीं है, आपके जीवन से निकल के म्यूजिक आएगा। अगर आप जियोगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, तो म्यूजिक जो है नया नया आता रहेगा। वरना मोनोटनी भी आ जाती है, अगर आप लाइफ नहीं जी रहे हो अपनी, नहीं कर रहे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आप सेम सेम चीजें बनाते रहते हो, फिर कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, तो आप क्या ही बोलोगे। तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंस्पिरेशन होती है, प्रेरणा आपकी, वो कहाँ से मिलती है? प्रेरणा में एक तो कॉन्स्टेंटली आर्ट कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ, कि म्यूजिक हो गया, वेस्टर्न म्यूजिक हो गया, या इंडियन म्यूजिक हो गया, या कोई भी म्यूजिक हो गया। मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, मतलब किसी भी प्रकार का, किसी भी जैज ले लो आप, या हिप हॉप ले लो, या ड्रम एंड बेस ले लो, कुछ भी ले लो, मैं बहुत सुनता हूँ। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि आप अच्छे लोगों को सुन रहे हो, तो आपके अंदर से फिर जो निकलेगा वो उसका एक स्टैंडर्ड ऊपर जाते जाएगा। उसके अलावा जो है आर्ट कंज्यूम करने की कोशिश करता हूँ, मूवीज हो गई, बुक्स हो गई, तो ये सब पढ़ते रहना और खुद का दिमाग जो है एक्सपैंड करते रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा स्वभाव भी वैसे ही, मैं थोड़ा इंट्रोवर्टेड हूँ, मतलब ज़्यादा बाहर जाता नहीं हूँ, लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, खुद की दुनिया में रहना मुझे बचपन से ही पसंद है। इसीलिए शायद जो है म्यूज़िक में मैं रुझान उस तरफ है। चलिए, तो ये हाँ। हुई स्वभाव की बात और इसी से आपका म्यूजिक भी जो है निकल कर आ रहा है, आपकी लगाव से, आपकी एफिनिटी से। तो आप बताइए, आप हमारे लिसनर्स को कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? एक गाना है आओ हुजूर करके, तो इसे मैं थोड़ा अपने तरीके से जो है आपको गा के सुनाऊंगा। आओ हुजूर, तुमको सितारों में ले चलूं,
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स और आज के रेनबो सेलेब हैं आदित्य लट्ठा, जो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं। और आदित्य, बातें तो बहुत हो रही हैं क्योंकि म्यूजिक अपने आप में इतनी बड़ी एक विधा है जिसके बारे में अगर हम बात करने बैठे तो ये घंटा तो काफी नहीं है उसके लिए। तो वेस्टर्न म्यूजिक भी आप गाते हैं, हिंदुस्तानी भी आप गाते हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके में आपको ज्यादा लिखने की डिमांड्स आ रही हैं या मांग किस विधा में ज्यादा लोग सुनना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? आज का जो यूथ है वो क्या चाहता है आपसे सुनना? अब जैसे हम इंडिया में हैं तो मोस्टली जो है इंडियन होना चाहिए इंडियन ऑडियंस के लिए, बट ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न लिसनिंग ऑडियंस नहीं है इंडिया में, वो भी बहुत है। तो मेरा ट्राई अभी ये है कि दोनों वर्ल्ड्स का जो है बेस्ट ला के दूँ अपनी तरफ से, क्योंकि आज जो है एक होमोजेनाइज प्रोडक्ट बन गया है। ऐसा नहीं है कि इंडियन म्यूजिक अलग है और मतलब ऑब्वियसली क्लासिकल और फोक म्यूजिक अलग है, बट जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक है वो सब होमोजेनाइज सा हो गया। तो वेस्टर्न और इंडियन जो है मिल गए हैं ऑलमोस्ट। तो मेरी अभी कोशिश ये है कि मैं पुराने इंडियन क्लासिक्स को उठा के, उनकी मेलोडीज और उनके लिरिक्स को उठा के आज के मॉडर्न वेस्टर्न प्रोडक्शन से जो है मिक्स करूँ। तो मेरी कोशिश ये है। सही बताऊँ तो कोई टाइमलेस म्यूजिक नहीं बना रहा आजकल। सब जो है 2 मिनट की वो फेम चाहते हैं और 2 मिनट वाले गाने बना रहे हैं। तो 2 मिनट सुन के 2 मिनट में लोग भूल भी जाते हैं उसको। तो मेरी कोशिश ये है कि लोगों को टाइमलेस म्यूजिक दिया जाए ताकि आज ही नहीं 5-10 साल बाद भी वो सुने उस गाने को। तो ये जो है मैंने कोशिश, ये नया जो गाना है अभी, ये रात फिर ना आएगी, यही इसी तरीके का है। पुराना जो डिस्को है हमारा, बप्पी लहरी और नाजिया हसन, उन सब का जो डिस्को फील्ड है, उसको जो है मैंने मॉडर्न अपनी जो मेरी जो लिसनिंग से मुझे पता चला है उसके साथ मर्ज करने की कोशिश की है। तो ये मॉडर्न डिस्को टाइप इंडियन रेट्रो हमने बनाया है। तो आपके कुछ जो टाइटल ट्रैक्स हैं वो कहते हैं फिरता रहा। एक टाइटल ट्रैक है आपका, इसमें आप फिर रहे हैं। फिर एक कहता है खोजा तुझे, इसमें आप कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ मिसिंग है। फिर कह रहा है कि ये रात फिर ना आएगी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज से भरी हुई है रात। तो ऐसा क्या होता है कि आप जगते रहते हैं? रातों में जो है शांति मिलती है, सोचने का ज्यादा अच्छा हाँ। जरिया है रात। जब हर जगह शांत होती है तो आप अपना काम कर रहे होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि कोशिश करता हूँ कि माइंड इंटरफेयर ना करे और सबकॉन्शियस से बाहर आए चीजें। तो सबकॉन्शियस से बाहर लाने के लिए आपको चाहिए शांति, और शांति जो है रात में सबसे ज्यादा होती है। और मैं थोड़ा मॉर्निंग पर्सन हूँ नहीं, शुरुआत से ही। बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तब भी मुझे थोड़ा रिजेंट करता था कि यार ये क्यों, जब बड़ा हो जाऊंगा तो रातों को जगह करूंगा। तो मतलब ऐसा भी था, बट मेन तो वही है कि दुनिया सो जाती है, आप हो और आपकी क्राफ्ट है, अब आप मस्ती करो। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी, टाइटल ट्रैक्स जो बता रहे हैं वो कुछ बता रहे हैं कि कुछ गुम गया है आदित्य से। तो आदित्य एक्चुअल में क्या ढूंढ रहा है? शांति कह लो या फिर आप कह लो कोई जीने का नया तरीका, या किसी नया नई खोज में नया आप। माइंडसेट कि बेसिकली स्पिरिचुअली कैसे इंक्लाइन हुआ जाए, क्योंकि मटेरियलिज्म आजकल टॉप पे है, वैसी दुनिया भाग रही है। मेरी आइडियोलॉजी ये है कि इस सब से परे भी जो है कुछ है। हमारा अगला प्रश्न भी वही है आपसे, चलते चलते, क्योंकि अब चलने का समय हो गया है। आप हमारे लिसनर्स को जो कि इस प्रोफेशन में आना चाहें या इस प्रोफेशन को बेहतर तरीके से समझना चाहें, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी जैसे हमने आज बात करी, 2-4 पॉइंटर मैं बता सकता हूँ। पहले तो कि आपका कंपैरिजन आप खुद ही हो, ये बहुत ज़रूरी बात है और समझना बड़ा मुश्किल। ज़रूरी बहुत है बट मुश्किल है समझना। फिर दूसरी बात ये है कि जितना आसान आजकल हो गया है म्यूज़िक बनाना, उतने ही लोग उसको सीरियसली नहीं लेते कि प्रैक्टिस, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें एसेंशियल हैं। ऐसा भी नहीं कि अगर आप टैलेंटेड हो या उस टैलेंट ओनली गोज सो फार, मतलब एक हद तक ही जाता है वो, उसके आगे आपका काम ही आपको लेके जाएगा। तो आप बातें ना करें कि आपको म्यूज़िक करना है, आप सही में म्यूज़िक करें। आप अपने रियाज में कितना समय देते हैं? मेरे रोज़ का जो है रूटीन है 1 घंटा वोकल्स और 1 घंटा गिटार। तो कुछ भी वो मैं करता ही हूँ। मतलब अगर बेकार से बेकार दिन ले लो कि आज मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं कर रहा करने का, कि आज मतलब माइंडसेट जो है सही नहीं है, बट उस दिन भी मैं 1 घंटा वोकल्स और 1 घंटा गिटार तो करता ही हूँ। उसके अलावा जो प्रोडक्शन की बात हो गई, वो तो फिर मेरा काम ही है, तो 5-6-7 घंटे 8 घंटे जितना भी जो है चलता रहेगा फिर वो। जी, तो हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आदित्य लड्ढा कह रहे हैं कि अब करत करत अभ्यास दे जड़मती होत सुजान, यानी कि
आपको अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए, वही आपकी सफलता की कुंजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदित्य, आप यहाँ आए आकाशवाणी के स्टूडियो में, आपने हमसे इतनी रोचक जानकारी जो है साझा की, बातचीत की। हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये प्रोग्राम उतना ही पसंद आया होगा जितनी शिद्दत से हम दोनों ने बात की और म्यूज़िक को और ज़्यादा आगे जाकर समझने की कोशिश की। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। थैंक यू सो मच निशा जी, मुझे बुलाने के लिए। अब पता ही नहीं चला 1 घंटा किधर चले गया, हमने जो भी बातें करी। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब म्यूज़िक एंथुजियास्ट से बात करने में हमेशा अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी गीत के साथ। नमस्कार। केसरिया बालम, केसरिया बालम, आवो पधारो मारे देश, केसरिया बालम, आओ पधारो मारे देश रे, पधारो मारे